So we see here an example for different alkyl halides. हमने डिस्कस किया, कंपैरिजन किया था हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल्स का. अब within the alkyl halides, the example in NCERT is correct. Here three. No talking among yourself. यहाँ और एक बार आवाज आया, पूरा जितने भी यहाँ बैठे थे सब बात है. अब वो बोलेंगे सर हम क्यों गलती करें, बाहर जाके इनको पीटना. तुम्हारे वजह से हमको बाहर जाना पड़ेगा. You see here the three compounds. What do you observe here carefully? यहाँ ब्रांचिंग बढ़ रहा है, एकदम स्ट्रेट चेन है. यहाँ पर ऐसा पोजीशन पे आ गया, तो ऐसे बोल सकते हैं N iso, this is neo. So branching as you go down is increasing, right? आपको बॉइलिंग पॉइंट का और ब्रांचिंग के साथ क्या रिलेशन है, अल्केन्स के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं. सरफेस एरिया वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट. मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट. और सरफेस एरिया अधिक कब होगा, जितना कम ब्रांचिंग होगा. जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया क्या होगा, घटेगा. ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा. ठीक है ना. तो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स फॉलोज हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स. इवन अल्केन्स अंदर भी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं. तो मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया इसका 375, 364, 346 घट रहा है. ऑब्वियसली वही हमने बात किया, स्ट्रेट चेन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज़ मोर सरफेस एरिया. इट इज ऑन कर दो, बहुत गर्मी हो रही है, दिख रहा है चेहरा सबका. ऑन कर दो इसको, शर्मा मत, कोई देखो ये लड़कियां ऑन मत कर. One more point is given here. Boiling points of isomeric dihalobenzenes are very nearly the same. However, the para isomers are high melting as compared to ortho and meta. It is due to symmetry of para isomers that fit in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers. दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो दिया है, NCERT mention about the boiling points comparison. He's talking about dibromo, for example. अगर डाइहैलाइड्स की बात करेंगे, ये क्या है, ऑर्थो, एंड ये हो गया आपका मेटा डाइब्रोमो, एंड दिस इज योर पैरा. व्हाट इज डाइब्रोमो molecular weight किसका है, higher is the molecular you can spotlight it. अगर ये मॉलिक्यूलर एक्सेप्शन हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट. अदरवाइज अगर सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, सबके
है ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा पूछा है, बॉइलिंग है जिसका वेट ज्यादा होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। हाँ, जैसा अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा वहां पे क्या था, देयर आर आइसोमर्स, हां अगेन आइसोमर्स, दे ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ कार्बन जो यहाँ पे 4 4 4, एक बीआर एक बीआर एक बीआर, आइसोमरिक कंपाउंड्स। जब आइसोमर्स हो जाते हैं तब हम बात करते हैं ब्रांचिंग के बारे में, अदरवाइज वी डोंट टॉक अबाउट। If the different molecular weights, there is no question talking about branching and all these things. Higher molecular weight, higher is the boiling point. If the isomers have same molecular weight, then there is a confusion. Then we see about branching and all these things. Now, in case of aryl halides, अब यहाँ तो ब्रांचिंग के बारे में क्या बात करें, इसमें स्ट्रेट चेन क्या है, ब्रांचिंग क्या है ना, कहीं भी लगाओ, दो जगह लगाना ही पड़ेगा, ब्रांचिंग ही हुआ। परंतु फिर भी if you see this one, it appears to be kind of straight chain, para one, है ना, para appears to be at least like a straight chain. The para has a higher boiling point as compared to ortho and meta. That is the first point mentioned here. They will have similar boiling points, but then para will have the higher boiling point as compared to ortho meta. मतलब इन दोनों का मैचिंग, they are almost equivalent अगर सीक्वेंस पूछे एग्जाम में, ठीक है ना। और उससे रीजन क्या दिया है कि जो पैरा वाला है वो एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री इज द रीजन गिवन, सिमेट्री की वजह से एग्जैक्टली प्रॉपर फिटिंग मॉलिक्यूल्स आपस में प्रॉपर्ली बाइंड कर पाएंगे, तो उनका बाइंडिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू दिस टू, दैट इज द रीजन, ऐसा रीजन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ यू हैव एग्जांपल फॉर क्लोरो डाइक्लोरोबेंजीन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जो भी एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है वो सभी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ऑल एनसीईआरटी एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन वहीं से पूछने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डाइक्लोरोबेंजीन एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर हम बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पे दिया, अगर हम स्टडी करते हैं यहाँ थोड़ा डिफरेंस आएगा, देखिए बॉइलिंग पॉइंट के फॉर डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे उसने बोला है सिमेट्री ऑफ पैरा इसमें फिट्स इन क्रिस्टलाइटिस बट देन आप सी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरो देखेंगे, थ्री एक साइड हो गया, अगर आप यू कैन सी द बॉइलिंग पॉइंट्स हियर एंड मेल्टिंग पॉइंट्स भी देखेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए किसका ज्यादा है, अच्छा जिसको नहीं है नोटबुक देखिए, सबसे अधिक किसका है, ऑर्थो का दिया है, ऑर्थो का जो बॉइलिंग पॉइंट डाइक्लोरो, यहाँ बस ब्रोमोलिक पूरे लगा देंगे, तो डाइक्लोरो बेंजीन का 453 केल्विन दिया है बॉइलिंग पॉइंट, मेटा का 446 और पैरा का 448, हाईएस्ट किसका हुआ, ये सीक्वेंस का आप लिख लीजिए, डाइक्लोरो बेंजीन जो दिया है ये हाईएस्ट है, ऑर्थो देन पैरा एंड देन मेटा, राइट द एग्जांपल ऑफ बेंजीन। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट जो है ज्यादा है पैरा का, मेल्टिंग पॉइंट का वो ऑर्डर है ना, तो भी लिख लेते हैं, this is for boiling point, this is for melting point, order is known as solstice, para because of symmetry, and then you have ortho, and then you have meta. Please remember this because here you cannot put much logic, तो आपको याद रखना पड़ेगा। We talk about the solubility. Again, I'll just try to compare with hydrocarbons and alcohol, and then उसके नियम की बात करें। Talking about the hydrocarbons here, alkenes, alkynes, then this haloalkanes and alcohols. अगर मैं अरेंज करूं सीक्वेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी अमंग दिस, देन हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी अल्कोहल, अल्कोहल हाईएस्ट होगा, उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स होंगे, फिर अल्काइंस होंगे, फिर अल्कीन्स होंगे, फिर अल्केन्स, ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा बेस्ड ऑन द पोलैरिटी, मोर इज द पोलैरिटी मोर इज द सॉल्युबिलिटी, मोर इज द पोलैरिटी मोर इज द सॉल्युबिलिटी। तो हमने कल बात किया कि हाइड्रोकार्बन होते हैं लेस पोलर होते हैं, अब हाइड्रोकार्बन के अंदर भी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस है,
है? तो अल्केन्स तो बिल्कुल नॉन पोलर होता है। हाँ, अल्कीन्स अल्काइंस के नॉन पोलर हम बोल सकते हैं, पर बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड की वजह से थोड़ा बहुत पोलैरिटी उसके अंदर आ जाता है, बिकॉज लिटिल बेटर देन अल्केन। ऑफ कोर्स इन वन सेंस बात करेंगे तो अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस तीनों ही नॉन पोलर वाटर में इंसॉल्युबल होंगे, बट कंपैरिजन करने वाला तो हम बोलेंगे हाँ अल्काइंस ज्यादा है, फिर अल्कीन्स है सबसे कम अल्केन, पर कंपैरिजन से, अदरवाइज दे इंसॉल्युबल ओनली। एंड जैसे हमने बोला जो अल्काइल हैलाइड्स है, बिकॉज क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, इनकी वजह से क्या होता है, इनमें पोलैरिटी आ जाता है, इनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। इतना भी पोलैरिटी नहीं आएगा इसके अंदर, दे आर नॉट सो पोलर, दे आर बेटर देन द हाइड्रोकार्बन्स, पर उनकी पोलैरिटी इतनी भी नहीं होगी कि वो पानी में सॉल्युबल हो जाए, इसलिए इनका भी सॉल्युबिलिटी उतना कुछ होता नहीं है खास, देयर विल बी लेस सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी बहुत ही लो होता है, बट बेटर देन द हाइड्रोकार्बन्स। अल्कोहल्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर हाईली पोलर, इससे अल्कोहल सॉल्युबिलिटी उनका पानी में खतरनाक होता है, आपको एक्सपीरियंस, आप पीते भी है। ठीक है ना। अगला है केमिकल रिएक्शन। हेलो अल्केन्स की केमिकल रिएक्शन तीन टाइप में अगर क्लासिफाई करते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से तीन टाइप क्लासिफिकेशन किया गया है ना। एसएन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद, सबसे पहले बात करेंगे एसएन रिएक्शन। व्हाट इज एसएन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा फिलिक? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट? They all remember about nucleophilic substitution, nucleophilic addition, electrophilic substitution, electrophilic addition. You have the idea about this already? You remember it? ये प्रश्न मैंने कोई 3-4 लोगों से नहीं पूछा, अब कई क्लास से पूछा। You all remember? बोलो श्रेया। बेंजीन रिंग के ऊपर जो रिएक्शंस होते हैं अक्सर कौन से रिएक्शंस होते हैं ऑन द बेंजीन रिंग? बेंजीन रिंग अक्सर कौन से रिएक्शन दिखाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। श्रेया मनोट बोलती है बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। क्या आप सहमत इस बात से? कौन सहमत नहीं है? कौन सहमत नहीं है? तुम सहमत हो? सहमत हो? तुम सहमत हो? तुम सहमत हो? शादी के लिए नहीं पूछ रहा तो बोला उस बात नहीं पता। अच्छा तो इतना सोच रही है, मतलब प्रश्न सुना के सही बात है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है जी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहाँ पे होते हैं? बेंजीन रिंग के ऊपर। याद रखो रिंग पे, मतलब जब रिंग पे कुछ जोड़ना होगा ना, बिकॉज रिंग के ऊपर H होता है, हाइड्रोजन होंगे, तो हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन का H है ना, H जाएगा कोई और आएगा, H इलेक्ट्रोफाइल है। और जो अल्डिहाइड्स कीटोन्स होते हैं वहां पे रिएक्शन कहाँ पे होता है? अल्डिहाइड्स कीटोन में C डबल बॉन्ड O पे रिएक्शन होते हैं, मेजॉरिटी रिएक्शन। तो अल्डिहाइड्स कीटोन्स अंडरगो व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शंस? हां, अल्डिहाइड्स कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Do you agree with? No. You don't know.
नहीं वही, हाँ पता नहीं, पता नहीं, चिटे नहीं, क्या बोल रही, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अल्डिहाइड स्टूडेंट क्या होते हैं जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। ऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टूडेंट कौन सा, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्डिहाइड कीटोन्स में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स अल्काइंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन्स अल्काइंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बन गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो यहाँ पे होता है। अल्काइल हैलाइड्स में, अल्कोहल से, यहाँ सब क्या एसिड रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल निकालो और न्यूक्लियोफाइल लगा दो, सीएल हटा हुआ आ गया, सीएल हटा NH आ गया ना। तो एसिड रिएक्शन बहुत प्रोमिनेंटली जो है आपको यहाँ देखने मिलेगा अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। मेजॉरिटी एसिड रिएक्शन से दिखाता है, बाकी रिएक्शन बहुत कम दिखाता है। और बता, एसिड रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, आपको 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, SN1, SN2 और SNI, ठीक है। पर जनरली मेरे ख्याल से आंसर दो ही दिया एनसीईआरटी के अंदर, दो पढ़ लेते हैं। SN1 SN2 दो मैकेनिज्म पढ़ते हैं। SN1 में क्या होता है, SN1 इज ए 1 स्टेप रिएक्शन की 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप, इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। और 1 लिखा है तो 1 स्टेप नहीं, 1 किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। SN1 रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, SN2 फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर। इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। अंतर, इट इज ए 2 स्टेप मैकेनिज्म। ये 2 स्टेप में होता है, ये सिर्फ 1 स्टेप में। 2 स्टेप में होता है उसका मतलब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। 2 स्टेप मतलब बीच में क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, और सेकेंड स्टेप में फिर समझ गया, देखिए एसिड रिएक्शन है, क्या करना है यहाँ पे, ये RX में से आप एक न्यूक्लियोफाइल डालोगे, तो ये X को निकालना है और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है ना। अब ये हो सकता है 2 तरीके से, एक तो क्या होगा, ये RX में पहले X छूटेगा, X माइनस और R प्लस बनेगा फर्स्ट स्टेप में R प्लस बन गया, R प्लस बनने के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में R प्लस बनेगा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर यह 2 स्टेप के अंदर हुआ उसको हम बोलेंगे SN1 रिएक्शन। अगर मान लीजिए X का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों एक साथ हो रहा है और कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है, बिकॉज कब बनेगा जब ये पूरा चला जाएगा, पर ये तो जा रहा है पर साथ में वो आ भी रहा है, तो इसको कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने की संभावना ही नहीं होगी। वो क्या है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे नहीं होता है, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। तो इसको रिप्लेस कर रहे हैं ना, रिप्लेस करना मतलब, ठीक है ना। SN1 SN2, अगर हाँ मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन अगर हो रहा है उसका मीनिंग ये है कि ऐसे रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होने की संभावना होती है। जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होने की संभावना भी,
जहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती, तो उसमें आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। इतना समझिए रिएक्शन ऐसा होने के SN2 है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की संभावना, यहाँ पे कोई संभावना कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन SN1 या SN2? आपको दिख रही है RX है, न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट तो ऐसे ही मिलने वाला है, लिखा तो होगा नहीं कि SN1 या SN2 से करना है, आपको खुद ही पहचानना होगा। तो पहचानने का पहला तरीका ये है, जो SN1 रिएक्शन होता है फेवर्स मोर स्टेबल अल्काइल कार्बोकैटायंस, है ना, मोर स्टेबल कार्बोकैटायंस को फेवर करता है कौन? बल्कि ग्रुप फेवर करता है, मतलब 3 डिग्री। यहाँ फेवर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और SN2 उल्टा है, ये फेवर 1 डिग्री। अगर आपका अल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो फिर SN1 ही होगा। अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो SN1 ही होगा, अगर प्राइमरी है तो SN2 ही होगा, उसमें कोई शंका। अगर आपको याद है कल हमने कुछ रिएक्शंस में स्पेसिफाई किया था कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा रिएक्शन? फिंकलस्टीन रिएक्शन बोला था मैंने, फिंकलस्टीन में मैंने बोला था कि SN2 फॉलो करेगा, डार्जन्स प्रोसेस में मैंने बोला था SN2 फॉलो करेगा। ये 2 जगह मैंने स्पेसिफाई किया था, कल आपको रिकॉर्डिंग है, प्रूफ, ठीक है ना? अगर आप बोलते हैं आपने नहीं बोला था, है रिकॉर्डिंग है ना? मैंने 2 जगह मेंशन की कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। उससे क्या सिद्ध होता है? बिकॉज जनरली हम रिएक्शन RX लिख देते, तो R क्या है ये समझता है मैकेनिज्म से। अगर आपको ये बोला है कि वो SN2 मैकेनिज्म है, उसका मतलब डार्जन्स प्रोसेस के अंदर और फिंकलस्टीन प्रोसेस के अंदर जो R होगा, इट मस्ट बी प्राइमरी। यू आर सपोज टू टेक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर वहां टर्शरी अल्काइल हैलाइड रहा तो रिएक्शन होने की संभावना नहीं है। अगर एग्जाम में आपको टर्शरी अल्काइल हैलाइड दिया है और NaI एसीटोन दिया है, आपको पता है अल्काइल हैलाइड है, Na एसीटोन है, ये तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है। बट देन प्रॉब्लम भैया SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है और SN2 रिएक्शन टर्शरी को फेवर नहीं करेगा, यहाँ प्रोडक्शन होने की संभावना ही नहीं बनेगी। समझ रहे हो? वैसे केस में जब SN2 मैकेनिज्म होना है और नहीं होता है और रिएक्शन होता है तो क्या होगा पता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मैंने क्या बोला आपको? टर्शरी अल्काइल हैलाइड दिया है, NaI एसीटोन दिया है, जो बेसिकली किससे रिफ्लेक्ट करता है? फिंकलस्टीन रिएक्शन को बता रहा है ना? RBR में दिया है अल्काइल हैलाइड, Na एसीटोन दिया है, तो आपको लगेगा मुझे क्या करना है? Br निकालना है, I लगाना है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ऐसा करना मत, क्या करना फिर? एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको अल्कीन मिलेगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। जब अगर रिएक्शन को स्पेसिफाई किया कि SN2 है और आपको टर्शरी दे दिया है तो क्या करना है? एलिमिनेशन करना। SN2 नहीं हुआ तो उसके बदले एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्या बोला मैंने? SN2 नहीं होता क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। SN2 कब होगा? प्राइमरी होगा, तो टर्शरी होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो हो जाता है। फॉर एग्जांपल वहां पे हर जगह ऐसे ही होता है, जहां SN2 नहीं होगा वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। So you have to be careful with mechanisms also. Products will change. You will be confident. I know Finkelstein's reaction. The answer will be wrong. Same thing with Darcy also. In case आपके पास अगर सेकेंडरी है तो, अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है फिर डिपेंड करेगा इवन आपके सॉल्वेंट के ऊपर। बिकॉज प्राइमरी है तो आपको पता है SN2, टर्शरी है तो, सेकेंडरी है तो कंफ्यूजन है ना? सेकेंडरी है तो कंफ्यूजन होगा। सेकेंडरी केस में आपको सॉल्वेंट भी चेक करना जरूरी है कि सॉल्वेंट क्या इस्तेमाल किया है ना? तो SN1 कब होगा? जब आपका सॉल्वेंट क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। इफ यू यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 होने की संभावना होगा। अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 रिएक्शन होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर तो आप जानते हैं है ना?
एसीटोन है फॉर एग्जांपल CH3CO CH3, ये पोलर है नॉन पोलर है? ऑक्सीजन है, सिंपल, ऑक्सीजन है तो पोलर है, ऑक्सीजन है, हैलोजन है, तो आप आंख बंद करके बोल देना वो पोलर है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है, हैलोजन है, तो वो पोलर ही होगा। अगर ऑक्सीजन हैलोजन कुछ नहीं है, सब कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो नॉन पोलर है। तो क्या होगा? जनरली नॉन पोलर होगा। अब पोलर तो है, एसीटोन पोलर है, ईथर भी सॉल्वेंट, ईथर भी पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, ये सब जनरली जितने भी सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक के सब मैक्सिमम पोलर सॉल्वेंट्स ही। नाउ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कभी सॉल्वेंट नहीं बनते, दे आर नॉट सॉल्वेंट्स। दैट मींस इन वन सेंस मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स आर पोलर सॉल्वेंट्स ओनली। बट देन पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। अल्कोहल है, अल्कोहल क्या हाइड्रोजन लूज कर सकता है उसके पास OH में। एसिड है उसको हाइड्रोजन लूज करने के लिए है, RCOH ROH में H+ है, वो लूज कर सकते हैं। उनके पास प्रोटॉन है, लूज करने के लिए वो है पोलर प्रोटिक। एसीटोन है, ईथर है, क्या वो हाइड्रोजन लूज कर सकते हैं? नहीं, हाइड्रोजन तो है, CH3CO, सिर्फ 6 हाइड्रोजन है सर, पर जो हाइड्रोजन कार्बन को अटैच है वो लूज होता नहीं है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच होगा वही लूज कर सकता है इस ऑप्शन पे। तो एसीटोन कीटोन्स हो गए, ईथर्स हो गए, ये गैस सॉल्वेंट्स है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड सल्फोनिक एसिड्स आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाट अबाउट एवरीबॉडी? थोड़ा बहुत है ऐसे में ऐसे भी अब देखते हैं। This is NCERT table given, तो उस टेबल के अंदर उसने पूरा रिएक्शंस इन वन सेंस। This is the first reagent. If you take RX, is given like इसमें डाल दो NaOH या फिर KOH, X माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, तो क्या बनेगा R, या फिर आप डाल सकते हो मॉइस्ट Ag2, that means it is AgOH basically, AgOH है, यहाँ भी क्या होगा, X जाएगा, OH आएगा। ऐसे आप अल्कोहल बना सकते हैं। फिर भी डाल दिया आपने पानी, तो ये बनेगा, पानी क्या देगा, H+OH माइनस, हाइड्रोलिसिस है, ये भी हाइड्रोलिसिस ही है, ये भी हाइड्रोलिसिस ही है, और इन दिस ऑल हाइड्रोलिसिस पर डिफरेंट रिएजेंट्स यहाँ भी हो रहा है। देन यू आर पुटिंग क्या RX आप डाल रहे हो, NaOR डैश, क्या होगा, वही होगा Na+, ये O माइनस, पहले OH था, अभी OR है, तो X माइनस जाएगा, OR जुड़ेगा, तो क्या होगा, ROR डैश इधर बन जाएगा। बेसिकली ये रोना है ना, हम उसको RON लिखते हैं, NCERT उसके NaOR लिखा है ना, नाउर लिखा है ना, हम क्या बोलते हैं, रोना बोलते हैं, उल्टा लिखते हैं, उधर कंफ्यूजन होने क्या आएगा, वही उसको उल्टा लिख दिया। तो रोना कौन सा, विलियमसन सिंथेसिस, और ये भी कैसा रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। इवन द विलियमसन रिएक्शन फॉर SN2 मैकेनिज्म, कुछ लोगों का फिक्स है, और नहीं, NaI क्या होगा, X आएगा, N माइनस आएगा, ये क्या फिंगरस्टीन है इन वन सेंस, फिंगरस्टीन R आएगा। फिर क्या है, अमोनिया, अमोनिया ब्रेक करें क्या मिलेगा, H+ और NH2 माइनस,
एक्स माइनस NH2 माइनस आएगा R NH2। हाँ बस यहाँ पे थोड़ा से रिएक्शन देखना पड़ेगा एक्सेस में कौन है ना। द प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। ना यू है RX एंड एमोनिया। अगर मान लीजिए आप इसको लेते हो एक्सेस में, एमोनिया लिया आपने एक्सेस में, तो मिलेगा आपको R NH2 एज द मेजर प्रोडक्ट। पर मान लीजिए आप RX को लेंगे एक्सेस में, इफ यू टेक RX इन एक्सेस, तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ RNH2 के लिए रिएक्शन रुकेगा नहीं, बिकॉज RX आपका है एक्सेस में और RX इससे रिएक्ट करेगा, फर्दर रिएक्शन होगा, फिर ये बन जाएगा R2 NH, फिर से फर्दर रिएक्शन होगा, ये बन जाएगा R3N, फिर से फर्दर रिएक्शन होगा, तो मिलेगा R4N प्लस। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सो डिपेंड कौन एक्सेस में, अमोनिया एक्सेस में है तो मेजर प्रोडक्ट इज प्राइमरी एमाइन, ठीक है, प्राइमरी एमाइन। अगर RX एक्सेस में है तो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट विल बी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। एवरीबॉडी ओके? सम आर गेटिंग नील? यस सर। अब कौन बोलेगा यस? नील है तो कोई बोल सकता है क्या? नो कौन बोल रहा है? इसको नहीं आ रहा है नील, इसको आ रहा हो तो नील में पहले से, तो वो क्या बोल सकते हैं? दोनों नहीं बोल रहे मतलब आ रहे आ रहे बताना जरूरी थोड़ी है ना सबको मेरे को आ रहा है करके, क्यों आपका इज्जत निकाल रहे हैं? केसीएन और एजी डबल डबल है ना उसका RX। ऐसा ही क्या है अपने पास और एक कॉम्बिनेशन, हाँ KNO2 एंड GNO2 कॉम्बिनेशन। कौन किसका मित्र है? N किसका मित्र है? N पोटेशियम का ना, N क्या, और कार्बन सिलिकॉन KCl, what you will get RCl, बराबर है क्या? उल्टा निकाला समझ गए? RNC है ना, you get here cyanide with KCN with ACN you get isocyanide। इसे यहाँ पे विथ KNO2 क्या मिलेगा आपको? RON, बराबर है ना? KNO2 क्या मिलेगा? R, मतलब सिल्वर का फ्रेंड है हाइड्रोजन। तो ये डिफरेंस है, बॉन्डिंग कहाँ से हो रहा है? CN&C, if you remember that word, ligands है ना, they are ambidentate ligands CN&C। एक ये रिएक्शन सिंपल है, कौन किससे जुड़ता है? ONO NO RCOAG। if you react with RCOOAG छोड़ देते हैं, क्या बनेगा? Ag प्लस और O, यहाँ पे X प्लस X माइनस एन R, X माइनस निकालो, R से माइनस को जोड़ दो, मैं R डैश लगा देता हूँ, इसको बन जाएगा R डैश U R प्लस Ag। सिंपल है, जो भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे है तोड़ के मिलेगा, आपको यहाँ पे जोड़ देना है, SN रिएक्शन है। तो इस तरह SN रिएक्शंस undergoes। Now here it stops बोर्ड कंप्लीट नहीं दिख रहा। Okay? Yes sir. So now it's okay. Yes sir.
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आपकी है, आपको हम उसको एसएन रिएक्शन में काउंट नहीं करते, रिडक्शन रिएक्शन यूज करते हैं, राइट। बट यू नो द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म में क्या होता है, वो H माइनस को सप्लाई करता है ना। H माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो X माइनस जाएगा, H माइनस आएगा, इसकी वजह से रिएक्शन बोल सकते हैं। तो RX क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन है, इसको रिडक्शन ही बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। X में जा रहा है, it is given here as ambident nucleophiles के बारे में पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, बात कर लेते हैं। एम्बीडेंट मतलब यही कनेक्टेड विद द, क्या एम्बीडेंटेड लिगैंड, वैसे ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल जो दोनों ओर से बॉन्डिंग कर सकते हैं, CN and CE। ऐसे ही और क्या कॉम्बिनेशंस है, HCN NCN, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी एम्बीडेंट बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। और क्या, वो NO2 एंड वो NO, इतनी कॉम्बिनेशन है, मतलब वो जो लाइगैंड्स वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहाँ मिल जाएगा। क्या मैकेनिज्म्स वगैरह दिया है, आई होप मैकेनिज्म क्लियर थी। SN1 SN2 कुछ और बातें करता हूँ। As I see the underline points here, dark point एक मुझे दिख रहा है, inversion of configuration डिस्कस नहीं किया अभी हमने, ठीक है ना। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रेज़मिक मिक्सचर। तो SN1 SN2 में किसमें क्या मिलेगा, राइट। इन केस ऑफ SN1, इन केस ऑफ SN1 मैंने क्या बोला, इट इज ए टू स्टेप मैकेनिज्म जहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, दिस मॉलिक्यूल बिकम प्लेनार, ये बन जाएगा प्लेनार, बिकॉज जब कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा कार्बन तीन ही बॉन्ड बचेगा, चार बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड चल गया, ठीक है नहीं, एक बॉन्ड गया, टूट गया, ये बन जाएगा ट्राइगोनल प्लेनार। जब प्लेनार बन जाएगा अटैक कमी SN1. In case of SN1, attack can be from the either side. फ्रंट से भी चलता है, बैक से भी चलता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। SN1 में अटैक कहां से होगा, पूछे कहां को देंगे, दोनों साइड, फ्रंट और बैक साइड। अगर अटैक फ्रंट साइड से हुआ तो क्या होता है, रिटेंशन बोलते हैं। मतलब क्या, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है ना, इस तरह इसका ऑलरेडी ज्योमेट्री स्पेस के अंदर था। अगर आपको ये इधर से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक किया तो उसको लिए फ्रंट साइड, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक किया और जो प्रोडक्ट आपको मिला ऐसे मिला। पहले भी ज्योमेट्री ऐसा ही था, अब भी ज्योमेट्री वैसा ही है। क्या बोली, रिटेंशन बोली, क्या बोली इसको, रिटेंशन, रिटेन हुआ है, कुछ फर्क पड़ा जैसा वैसे ही। अगर अटैक फ्रंट साइड से होता है तो कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है। इफ द अटैक इज फ्रंट साइड इट इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर अटैक बैक साइड से होगा, अगर यहां से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उस केस में क्या होगा, ये तीनों बॉन्ड उस तरफ चले जाएंगे, रिवर्सन होगा ना, टेट्राहेड्रल करना है, चाहता क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सूत्र याद है आप, कौन सी बारिश, हाँ अच्छा, बहुत तेज बारिश है। जो भी है बारिश होता है तो आप छतरी लेते हो ना, आजकल देखा नहीं आप लेते हुए, आप रेनकोट पहन लेते, अलग बात। पहले छतरी छतरी यूज कर लेते आप, छतरी क्या होता है हवा में उल्टा हो जाता है, मस्त वैसे उल्टा हो गया, मस्त मजा आता है उस टाइम ना। फिर आप ऐसे ऐसे सर्कस साइड हवा आ रहा है उस साइड आप काफी सीधा हो जाता है। जो उल्टा छतरी है वैसे ही ये जो तीन ऐसे हैं क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएंगे, तो फिर ऐसा हो जाएगा।
है ना। न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक बैकवर्ड से किया, आप इस तरह था कॉन्फ़िगरेशन, इसका एग्जैक्टली क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब अटैक बैक साइड से होता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन्वर्जन होता है। फ्रंट से वो रिटेंशन, बैक से वो तो इन्वर्जन। अब जो SN2 मैकेनिज्म होता है ना, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में फ्रंट से अटैक करने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का जाना और न्यूक्लियोफाइल का आना दोनों एक साथ होता है ना। बिकॉज ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से अटैक नहीं कर सकता है ना। उसको बैक से ही अटैक करना पड़ेगा, बैक से ही बॉन्डिंग करना इससे पड़ेगा। फ्रंट ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी बंदा है ना यहाँ पे। तो SN2 में क्या होता है, बैक से अटैक, सिर्फ बैक से ही अटैक होता है, फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है। इसलिए SN2 में सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ही होता है। यू विल गेट 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट इन SN2 मैकेनिज्म। यू विल गेट 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। SN1 में इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा। अगर मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, रिएक्टेंट आपको दिया है ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन में अगर जो कंपाउंड आपको अल्का हेड दिया, आप ध्यान से देखना वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, एक तो भी कार्बन चाहिए उसमें जिसके चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, वेगड़े वेगड़े होना चाहिए। अगर एक भी कायरल सेंटर आपको मिल गया, समझ जाना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उस केस में आप ये बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में रेजनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। ये रेजनिक मिक्सचर फंडा तभी यूज होगा जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आपका रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है देन यू कैन नेवर से कि SN1 में रेजनिक मिक्सचर बनता है। आप सिर्फ ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट भी मिलेगा और रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलेगा, पर रेजनिक मिक्सचर नहीं बोल सकते हो। बिकॉज व्हाट इज रेजनिक मिक्सचर, रेजनिक मिक्सचर क्या है, जैसा हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डिस्कस किया था, एक होता है डी और एक होता है एल डेक्स्ट्रो लेवो। दो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। अगर मान लीजिए दो प्रोडक्ट मिले, एक प्रोडक्ट मिल गया डी आइसोमर और एक बन गया एल आइसोमर, और दोनों 50% कितना है 50% आपको मिला डी और एल। इससे क्या होगा, 50% जब आप पोलैरिटी PPL पास करोगे 50% डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें राइट के साइड, 50% टुवर्ड्स लेफ्ट, सेम एंगल आइसोमर्स है। और 50-50% है तो इक्वल फोर्स होगा, तो ना ही राइट जाएगा ना ही लेफ्ट जाएगा, जैसा है वैसा जाएगा। तो रेजोनिक मिक्सचर दो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, द मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। Racemic mixture is 50% dextroisomer plus 50% levoisomer। दो ऑप्टिकल आइसोमर्स का कॉम्बिनेशन है 50% का रेजोनिक मिक्सचर, परंतु मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों, समझ में आ गया ना आपको, हाँ जी। और ये कब बनेगा, SN1 में ही बनेगा, SN2 में नहीं बनेगा। और SN1 में कब बनेगा, जब रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होगा तब बनेगा, तो नहीं बनेगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ जी, एक पॉइंट यहाँ पे और मैं मेंशन करता हूँ NCERT से, सी द पॉइंट गिवन हियर। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, हमने बात किया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में, कैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। It talks about allylic and benzylic halides show high reactivity towards SN1 reaction। सिंपल सी रीजन है, क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही बताया आपको SN1 उन लोगों को फेवर करता है जो स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कर सकते हैं। और हम जानते हैं सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, बेंजाइलिक। उसके बाद कौन सा है, एलाइलिक। क्योंकि एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल है, इसीलिए वो प्रिफर करते हैं कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करे।
तो ये अलग बात है कि ऐसे भी रिएक्शंस है जहां पे बेंजाइलिक जो कंपाउंड्स होते हैं वैसे इन टू भी फॉलो करते हैं। देयर आर रिएक्शंस लाइक दैट। बट अगर आप पूछे मोर प्रिफर्ड कौन सा है तो हम बोलेंगे SN1। SN1 इज ऑलवेज मोर प्रिफर्ड फॉर देम बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। अगर अगर आप बात करें विनाइलिक के बारे में तो विनाइल इज द लीस्ट स्टेबल, तो विनाइल विल नॉट ट्राई टू अंडरगो SN1 क्योंकि उसका जो कार्बोकैटायन है बहुत ही कम स्टेबल है, इसलिए वो प्रिफर करेगा ही। पहली बात तो SN रिएक्शन ही मुश्किल है उसका। विनाइल हैलाइड्स जो होते हैं ना उनका SN रिएक्शन होना ही कठिन है। उत्तर बहुत कठिन है कि हम विनाइल हैलाइड्स के SN रिएक्शन करते। क्यों भाई? व्हाट इज द रीजन? विनाइल का ही मुश्किल है, इवन एरोमेटिक हैलाइड्स का ही मुश्किल है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यह विनाइल हो रहा है, इसका SN रिएक्शन मतलब क्या? Cl टूटेगा ना तो कोई तो आएगा, अरे Cl टूटने मांगता है ना, ये क्या बोलते हैं मैं टूटूंगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ये लोन पर आपस कैसे है जी? रेजोनेंस में। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हाईली स्टेबल है और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड नहीं, तोड़ना उसको और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विनाइल हैलाइड्स और इवन जो एराइल हैलाइड्स है ये भी रेजोनेंस में पाई बॉन्ड और लोन पे, they do not undergo SN reactions. They do not undergo SN reactions because of resonance. ठीक है? Still uses some reactions happening. When you do not undergo मतलब क्या? Easy नहीं है, बहुत difficult है, maximum नहीं होता, फिर भी दो तीन reaction है। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की चर्चा भी इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन होता है जनरली, बट हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया, राइट? आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड अगेन टू डिस्कस सेम थिंग्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इमेज है ना, वही सब। हथेली, पैर भी दिए, पैर चिन्ह, हाथ का चिन्ह, ग्लास का चिन्ह, और क्या है? गोल क्या है? मुझे लगा ढक्कन है वो। That's right, you can do it. It's not. कायरल, एक कायरल, कायरल मतलब क्या? कायरल क्या? कायरल मतलब ना, वो डिफरेंट ग्रुप में प्रेजेंट है ना, टॉक अबाउट वही कुछ एग्जांपल उसी के दिए हैं। तो इनैंशियोमर्स जो बोलते हैं उन्हीं को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स, भी आप इनैंशियोमर्स भी बोल देते हो। वो इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर्स, मोर डिटेल वी कैन टॉक इन आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन इनैंशियोमर्स है, कौन डायस्टेरियोमर्स है, कौन आइडेंटिकल कंपाउंड्स है। जनरली ऑप्टिकल आइसोमर्स इनैंशियोमर्स होते हैं। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है ना उन्हीं को बोलते हैं इनैंशियोमर्स। inversion retention. You can see different examples of inverse retention in NCERT. Please go through all the, not now, all the examples of जो मैं theory को पढ़ा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ इससे, कुछ एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ज्यादा दिया है, इतना नंबर थोड़ा करके दिया उसने, so I'm just telling. But examples you can go through because almost same examples in examination also. दूसरे सारे NCERT एग्जांपल रट्टा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। एलिमिनेशन, so we talk about here beta elimination reaction. We know there are alpha elimination reactions, beta elimination reactions and gamma elimination reactions.
but in this chapter we talk about beta elimination reaction, that is dehydrohalogenation reaction. That's the beta elimination. जिस कार्बन को ये Cl जुड़ा हुआ है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। हाँ? और इसके बाजू का कार्बन क्या है? मैंने इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। किसको? Cl तो जाएगा ही जाएगा, पर किसी को साथ में लेकर जाएगा। अकेला क्यों जाएगा? अकेला बोर होता है ना, किसी को लेके जाएंगे। अब जब आपका चॉइस हो किसको ले जाना है, तो आप जानते हो किसको ले जाओगे आप। क्या बोला मैंने? दोस्त ले जाओगे आपने? क्या सोचते हैं? क्या सोचते हो मुझे पता है। अलग बात है कौन सा बॉय दोस्त की गर्ल दोस्त, है ना? आज तो सबको दोस्ती बोलते हैं, है ना? और दोनों दोस्त का मीनिंग बहुत अंतर है। थप्पड़ मारूंगे, और जो लोग ऐसे बच्चे हैं उनसे दूर रहना, ठीक है? जो ये सोचते हैं कि दोनों सेम होता है, वो बिगड़े हुए बच्चे। तो ऐसा भी लगता है कि वो ओपन माइंडेड है, उनसे और खतरनाक। ये सब अपने गलतियों को छुपाने के जस्टिफिकेशन, ठीक है ना? इनसे लोगों से इन पे जगह छोड़ देने, शांति बनी वो चलती वो सही है ना? तुम चलेगा ये बीटा कार्बन है, यहाँ से यहाँ निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देंगे, यहाँ Cl निकाल दे, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल बनेगा, फिर डबल बॉन्ड बनेगा, अपने आप नहीं बन जाएगा। क्या चाहिए यहाँ पे? रिएजेंट। उत्तर अपने आप नहीं बनने का, क्या चाहिए? एजेंट, सॉरी रिएजेंट, है कि नहीं है? भागने के लिए कौन चाहिए? रिएजेंट। आप रिएजेंट डालोगे वही मदद करेगा, है ना? ऐसे लोग बन जाते हैं। सब माइक ऑफ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक ये बात समझना भैया, अल्कोहलिक जो है एलिमिनेशन रिएक्शन देता है,
और एक्यूएस केओएच जो है एसएन रिएक्शन देता है। एक्यूएस केओएच और एक अल्कोहलिक, दोनों केओएच ही, एक एक्यूएस और एक अल्कोहलिक। एक्यूएस क्या देगा? अल्कोहलिक क्या देगा? एलिमिनेशन देगा। एक्यूएस केओएच कौन सा एसएन रिएक्शन देगा? SN1 की SN2? केओएच कौन सा एसएन रिएक्शन देगा? SN1 की SN2? नजदीक आ गया, डर लग गया। कौन बताएगा? रेजर हैंड। वेरी गुड। एक्यूएस केओएच मतलब कि पानी है वहां, पानी इज द सॉल्वेंट, पानी इज पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट। तो SN1 रिएक्शन सॉल्वेंट लेके पहचानेंगे हम। केओएच के रिएजेंट है, एक्यूएस वाला मतलब पानी है, पानी इज अ सॉल्वेंट एंड पोलर फ्लोटिंग सॉल्वेंट है, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो अल्कोहलिक केओएच एलिमिनेशन इस प्रकार से। अब ये सिमेट्रिक एक ही अल्किल पॉसिबल है यहाँ पे, यहाँ से एक ही अल्किल पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मान लीजिएगा रिएक्शन ऐसा हो, अब यहाँ जब इस Cl को भागना है H को लेके, है ना, दो पॉसिबिलिटी है, बिकॉज करना है बीटा एलिमिनेशन वो पक्का है, मतलब बाजू को लेके भागना है करके, और घर के उधर भी एक बाजूगर है, यहाँ भी बाजूगर है, और यहाँ भी अपने हैं, वहां भी अपने हैं, इसको लेके आगे क्वेश्चन पड़ जाता है, इनके बाद झाड़े पे जाएंगे। यही बीटा है, यही बीटा है, किसके बेटे को लेके भागने का? जिसके बाद अधिक बिकॉज है तो ही जिएंगे ना, बाहर बाकी कहाँ जाएगी? पॉकेट में पैसा वैसा है तो कहीं बॉर्डर रुकेंगे, एंजॉय करेंगे जब तक पैसा है, ज्यादा पैसे तो एंजॉय करेंगे, नहीं है तो फिर पैसा कहता होगा गाने में डाले पड़ जाएंगे, वापस घर पे आना पड़ेगा। आप तो पढ़ने वाले, जिसके बेटे के पास सॉरी यहाँ पे है, आप क्या देखना है भैया? तो कौन सा रूल लगाएंगे? अब ये तो था भाई कॉमन सेंस वाला रूल, पैसे वाला बात करें वो सामाजिक तौर पे है। सर जो रूल है कौन रूल है? यहाँ है सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ ने भी एक रूल दिया, सेट्जेफ रूल दिया। सेट्जेफ क्या बोलता है? उस हाइड्रोजन को लेके भागो, हाँ उस कार्बन का हाइड्रोजन लो जहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? कम है। क्यों? कम बच्चे हैं तो प्रॉपर्टी का डिवीजन ज्यादा होगा, यहाँ दो ही बच्चे हैं, 50-50% प्रॉपर्टी होगी, यहाँ 3 है तो प्रॉपर्टी डिवीजन क्या, ठीक है नहीं? तो इसको ये भागेंगे। अगर मैं बात करूं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी, हम यही बोल सकते हैं वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो मोर स्टेबल है, और स्टेबिलिटी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से बात कर सकते हो, बिकॉज दो जो पॉसिबिलिटी यहाँ बनेंगे, प्रोसेस बोलता है जिस कारण में कम हाइड्रोजन है वहां पे, वहां से हाइड्रोजन आप निकाल लो तो आपको मिलना चाहिए CH डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड CH2, ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, कौन होगा? CH3 लाइक दिस। ये आपका मेजर, ये आपका माइनर, अप्रोक्सीमेटली 80% ये बनता है एंड अप्रोक्स 20% ये बनता है। अब हम इसी को सेट्जेफ रूल ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। देखो ऑब्वियसली जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा वो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने की कोशिश करेगा। अगर आप इस सर्किल में देखते हो यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेट्स है? 6 हाइपर को याद है आपको? पढ़ाया मैंने? ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेट। यहाँ कितने हाइपर कॉन्जुगेट है? ये अल्फा कार्बन से 2 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेट है। दैट मींस ये अधिक स्टेबल है, क्योंकि अधिक स्टेबल है उससे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना? जो मोर स्टेबल होगा, अगर आप सेट्जेफ रूल भूल भी जाओ ना, स्टेबिलिटी को ध्यान रखना, मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट।
मेजर प्रोडक्ट क्या है पूछा आपके, ये ऑप्शन दिया रहेगा आपने। देखो कहाँ पे एब्सोल्यूट हाइपर कॉन्जुगेट्स है, तो पहले देखना वो प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, तो इसके प्रोडक्ट तो ही पॉसिबल है ना। अगर मान लीजिए आप चाहते हो इसका उल्टा हो, मतलब आपको 20% यहाँ मिल रहा है, यू वांट दैट ये जो बंदा है ये मेजर बने, रिवर्स कब होगा? देखो अब पहले मुद्दा क्या था, किसको लेके भागने का, अधिक पैसा है, बंटवारा ज्यादा हो रहा है उसका ना, उसको लेके हम भागेंगे। उल्टा कब पॉसिबल है? उल्टा मतलब गरीब कब लेके भागेंगे आप, जब तुम्हारे पास ही बहुत पैसा, तो फर्क नहीं पड़ता ना, तब फिर अमीरी की फर्क पड़ता, गरीब को उठाई जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हमारे बहुत पैसा है, तुम बल्कि हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेस बल्कि है, यहाँ पे बेस हल्का है, केवल है ना यहाँ पे हमने, वो हल्का फुल्का है उसलिए वो हमें मिल गया है। और बेस अगर बल्कि है, बल्कि मतलब अभी साइज मत गिनना आप यहाँ मेरा बल्कि पर्सपेक्टिव रिचनेस है ना, बहुत पैसा है ना। बेस अगर बल्कि हो तो फिर ये माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, अरे मेजर बन जाएगा माइनर, उल्टा हो जाएगा, उसको बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं, बिकॉज ये सेट्जेफ के हिसाब से हुआ, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम बोल देंगे सेट्जेफ प्रोडक्ट। यह है सेट्जेफ प्रोडक्ट, क्यों? सेट्जेफ के हिसाब से वो मेजर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं सेट्जेफ प्रोडक्ट, है ना। एंड ये जो माइनर प्रोडक्ट क्या बना है, इसको अगर मेजर करना है, व्हाट यू डू, इंस्टेड ऑफ पुटिंग अल्कोहलिक KOH हम यूज करेंगे टर्ट ब्यूटाइल ऑक्साइड। अब सिंपल है, छोटा सा है सर, टर्ट ब्यूटाइल CH3 है ना, बल्कि, है ना। व्हेन यू यूज दिस तो आपको हॉफमैन रिएक्शन होगा, तो उस टाइम ये जो आप ए लिखता हूँ, ए और बी, या ए बना आपका मेजर, अब ये बन बी बन जाएगा मेजर, और ए बन जाएगा माइनर। दिस इज द हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। बल्कि बेस यूज करो तो हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, लाइटर बेस यूज करो तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक और बात, सॉरी वापस ले रहा हूँ सारी बात, में हो दिया नहीं करो, नहीं करेंगे आप सर, गया ही नहीं था, टेंशन ही नहीं। एक बात यहाँ पढ़ लेते, यहाँ पे एक पैराग्राफ एनसीईआरटी की अद्भुत, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं कुछ देर पहले बोला था ना, अगर SN2 वहां पे नहीं हुआ तो हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे एलिमिनेशन वर्सेस दिया, इंपॉर्टेंट पैरा पढ़ लेते हैं, ध्यान बहुत सुनना, कोई और पढ़ सकता है, इससे इंग्लिश अच्छा है, जोर से पढ़ो। A chemical reaction is the result of competition. It is a race that is won by the fastest runner. Selection of molecules tend to do by and large what is easier to organize. An alkyl halide with beta hydrogen when reacted with the base or a nucleophile has two competing rules. Substitution SN1 and SN2 and elimination. Which route will be taken up depends upon the nature of alkyl halide, strength and size of base, nucleophile and reaction condition. Thus, a bulkier nucleophile will prefer to act as a base and abstract a proton rather than approach a tetravalent carbon atom, steric reasons, and vice versa. Proton. Similarly, a primary alkyl halide will prefer a SN2 reaction, a secondary halide SN2 or elimination depending upon the strength of base nucleophile, and a tertiary halide SN1 or elimination depending upon the stability of carbocation or the more substituted alkene. समझे, सिंपल सी बात है ना, स्टार्टिंग का सब बंडल था, थोड़ा आगे हम जाते हैं
या मुद्दे की बात। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेस करने वाली पॉइंट क्या है? A bulkier nucleophile will prefer to act as a base and abstracts a proton rather than approach a tetravalent carbon atom due to steric reasons. What does this? इसका मीनिंग क्या है? जैसे हम लिखा है द ब्यूटाइल ऑक्साइड, देखिए बल्कियर बेस है। अब उसको क्या था, चॉइस था, और बेहतर एग्जाम्पल बराबर है। हाँ। अब देखिए अगर यहाँ पे आप थर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड डालते, ठीक है ना, तो क्या करेगा? थर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड, ये बेस है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है प्रोटॉन। अब वो बोलता है कि वो इसके पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, उसको करना है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट, है ना। दो चॉइस के पास, या तो यहाँ जाओ, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन यहाँ जाओ, कहाँ जा रहा है वो बोल रहा है, रीड अगेन, रीड एंड सी दिस, क्या दिया है, वेयर इट इज गोइंग। Bulkier nucleophile prefer to act as a base and extract proton rather than approach a tetravalent carbon atom, ये वाला कार्बन एटम, इसको अप्रोच करने के बदले, है ना, स्टेरिक रीजंस बोला है ना, तो कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। Why? Because of steric interest, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है, ये बड़ा सा एक ग्रुप है ना, ऑलरेडी बहुत बल्कि हो चुका है ना, और ये बल्कि ग्रुप है, तो ये इसके बीच में से जाके हाइड्रोजन को निकाल कर लाना मुश्किल है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंटरेस्ट। इसीलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस कार्बन, वो क्या बोलते, बहुत मगजमारी है, वहां जाके लेके आना, क्या आसान है ना। हाँ वहां जाओ, वहां पे बड़े बड़े क्या आसान है, इसको निकालना आसान है, क्या स्टेरिक इंटरेस्ट ये दूसरी यहाँ निकालना है, वो पहला पॉइंट का मीनिंग है, समझे पॉइंट का मीनिंग क्या? सिमिलरली आगे बोला है, सिमिलरली द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन, हम जानते हैं ऑलरेडी ये बात, प्राइमरी SN2 एंड सेकेंडरी हैलाइड SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, पर SN2 और यहाँ क्या बोला है, एलिमिनेशन, SN2 और एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल, जो भी। SN2 मैकेनिज्म टक्कर किसके बीच में है? SN2 और एलिमिनेशन, तो SN2 में बोला उसी पे जो SN3 में जाते हो ना, SN3 में इवन मोर क्लैरिटी, SN3 में एलिमिनेशन बिकम्स प्रिडोमिनेंट, टर्सरी में, टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स में एलिमिनेशन जो है अधिक प्रोमिनेंट बन जाता है एज कंपेयर टू SN रिएक्शन, कहाँ पे? टर्सरी में। इसलिए आप देखो बहुत जगह पे when use टर्सरी अल्कोहल ऑपरेशन करो, एलिमिनेशन हो गया है, टर्सरी अल्काइल रिडक्शन करने जाओ, एलिमिनेशन हो गया है ना, कुछ भी एलिमिनेशन आ जाता है, अल्कीन बन जाता है बार बार, है ना, तो दे लाइक टू अंडरगो एलिमिनेशन, प्रिडोमिनेंट बन जाएगा टर्सरी में, ये बहुत इजी है, पर सेकेंडरी में बोलना बहुत ही मुश्किल है कि वहां एलिमिनेशन अंडरगो होना है कि, तो क्या बोले किसके ऊपर डिपेंड होगा? बेस के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे अभी देखा हमने अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड RX है, आप एक्यूएस क्यूएस डाला तो क्या हुआ? SN रिएक्शन हुआ, अल्कोहलिक क्यूएस डाला तो क्या हुआ? एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। तो जो बेस उस पर डिपेंड करेगा, तो हमको रिएजेंट्स पता है तो क्या होता है, वही बोला उसके बाद क्या है, टर्शियरी हैलाइड SN1 और एलिमिनेशन, SN2 तो होगा ही नहीं, टर्शियरी में SN2 नहीं होगा, तो SN1 हो सकता है, बस क्या है
स्टेबल कार्बो कैटायन फॉर्मेशन होने की संभावना है। अगेन यहाँ पे डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बो कैटायन और द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। ऐसे कुछ बड़ा इंफॉर्मेशन है, पर थोड़ा बहुत यही बातों को दोहराया गया। प्रॉब्लम उन्होंने क्लैरिटी में दिया नहीं, सब आधा अधूरा दे दो। 4-5 बेस का लिस्ट दे दो, ये सारे बेस है तो एलिमिनेशन हुआ, ये सारे वे है तो ऐसे हुआ। बड़ा ऐसे बात करो तो बड़ा बच्चों को क्लैरिटी आएगी। बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, अब वो कौन सा बेस इसको पता, और तुम इसमें बेस दे दोगे कैसे उनके बच्चों को क्लैरिटी चाहिए। तो आप थोड़ा आंदोलन करो, एनसीईआरटी वालों को बोलो तो ऑथर चेंज करे, ऑथर करो, आप करो। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल इसलिए दिया हुआ है, एक एग्जांपल इसे दिया हुआ है, बैठ जाओ बोलो भी यार। टाइम हो गया क्या? 8 हो गया और टाइम बहुत। तुमको मैंने बोला था 10 मिनट पहले आने के लिए। मुझे पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। मैंने बोला 10 मिनट पहले क्लास के में ऐप टेस्ट होता है ना, ऐप डाउनलोड करा के देता हूँ और उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, प्रोसेस है ना, वो करता हूँ। ऐसे मैंने बोला मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है? तो कल 10 मिनट पहले आ जाना 6:30। अब एनसीईआरटी में देखो यार, 2 एग्जांपल दिया है, एक जगह बेस किया दिया है, दोनों जगह पे आपका आर माइनस है, रो माइनस, पर पहला वाला आर टर्सरी है, सेकंड आर कैसा है, प्राइमरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा एग्जांपल है। और दोनों रिएक्टेंट से देखो, एनसीईआरटी देख रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही रिएक्टेंट कैसे है जी, सेम है, रिएक्टेंट सर सेम, पर रिएजेंट बदला, आरओ माइनस दिया है, पर एक जगह पे आरओ माइनस कैसा आपका टर्सरी है, और इस आरओ माइनस कैसा है प्राइमरी है। जब टर्सरी है तो क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। व्हेन योर आर इज टर्सरी तब क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। जब आर प्राइमरी है तो क्या हो रहा है, एसएल रिएक्शन हो रहा है। चलो कुछ तो दिया, जो दिया है उससे क्वेश्चन आए, इसको आप नोट कर लेना, ये रिएक्शन देख लेना। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद एक ही मेटल है, कौन मेटल है, मैग्नीशियम है। आरएक्स का रिएक्ट में मैग्नीशियम मिलेगा, इधर ग्रिगनार्ड आरएमजी, आरएमजीएक्स इज ग्रिगनार्ड, एंड ये रिएजेंट भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, आप देखते हैं। एंड दिस रिएजेंट wherever you see the reagent, I said what टेक्निक दिया था मैंने आपको, R माइनस और H प्लस। जब भी आप RMGX किसी भी एरो देखोगे कि समझ में वहां पे क्या है, R माइनस और H प्लस को जोड़ना है, R माइनस H प्लस को आपको जोड़ना है। रिएक्शन एक रिएक्शन RMGX में, अब जानते हैं RMGX से आप अल्केन्स बना सकते हो, या पानी दिया है पर कुछ भी ले लो, जो भी आपको हाइड्रोजन दे सकता है, एक्टिव हाइड्रोजन देने वाला कोई भी कंपाउंड से आप RMGX को रिएक्ट करेंगे तो आपको अल्केन मिलेगा। RMGX विद एक्टिव हाइड्रोजन will give you RH. Now who all can give you active hydrogen? Can get from water, जो एनसीईआरटी में दिया है।
You can get from alcohol, you can get from RCOH, you can get from RNH2, you can get from R2NH, है ना? You can get from RSH, you can get from RSO3H, you can get from RC triple bond. एक्टिव हाइड्रोजन सिंपल है, शॉर्ट में बात करूं मैं क्या बोल सकता आपको, SON सन, जो पुत्र को अटैच्ड, इसको पुत्र क्या सन, इंग्लिश SON, SON को अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। जो भी कंपाउंड आपको दिया है रिएक्शन किया है इस हिसाब से देखना वहां पे SON है क्या, कोई तीनों से एक, और उसको अटैच एक तो भी हाइड्रोजन होना, जैसे यहाँ पे O को अटैच हाइड्रोजन, यहाँ भी O को अटैच है, यहाँ भी O को अटैच है, N को अटैच है, N को अटैच है, यहाँ पे S को अटैच है, O को अटैच है, यहाँ पे SON नहीं है। तो टर्मिनल अल्काइंस को अटैच हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन होता है, एक तो SON को अटैच हाइड्रोजन, दूसरा टर्मिनल अल्काइंस, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है हाईली रेडियोएक्टिव होता है, इसलिए उसको अटैच हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। ये सब कंपाउंड्स हाइड्रोजन यूज करेंगे आपको सबसे आरएच मिलेगा, ये RMgx फ्री होगा, यहाँ पे R माइनस Mg प्लस मिलेगा, R माइनस एक्टिव हाइड्रोजन H प्लस RH बन गया, अल्केन बनाएंगे। उसके बाद वुड्स रिएक्शन भी है, वुड्स रिएक्शन भी हम जानते हैं RX का, RH with sodium in the presence of dry ether, you get R, है ना? ये है वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज मॉइस्ट हीटर होगा तो क्या होगा, सोडियम पानी से रिएक्ट कर लेगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ड्राई ईथर का इस्तेमाल होता है, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव विद वाटर, उसका मॉइस्चर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इज अ कंडीशन। एंड वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स ही हम बनाते हैं, अनसिमेट्रिकल का इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, पर करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज अगर करेंगे, अगर आप अनसिमेट्रिकल इस्तेमाल करेंगे, अगर आप एक R लोगे और एक R' लोगे तो क्या कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एक बार RR मिलेगा, है ना, फिर R' मिलेगा और R, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अल्केन्स, और ये सभी जो अल्केन्स आपको बनेंगे इनका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, नियरली सेम, बिकॉज सबके एक कार्बन का ही डिफरेंस, डिफरेंस होता है इनके बीच में, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही नजदीक नजदीक होता है, तो उनको डिस्टिलेशन से सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो जब वो सेपरेट करना मुश्किल है तो फायदा क्या है, इसीलिए हम अनसिमेट्रिक अल्केन्स का इस्तेमाल इसको करते नहीं, अब हेलो अरीन्स, हेलो सर, समझ रहे हो ना, तो हेलो अरीन्स क्या है, बेंजीन पे अभी हमने कुछ देर पहले बात किया, एसिड रिएक्शन बहुत ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ, पर भी करेंगे कौन सा रिएक्शन, देख रहा होता फेमस रिएक्शन कौन सा है, डाउस प्रोसेस, थॉमस सेल्सियस यहाँ पे
6 मतलब कितना सेल्सियस? हाँ, तो अलग अलग वेरिएशन है एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए आप। कुछ जगह 300 दिया है, 360 दिया है, यहाँ कितना 620 मतलब 300 केल्विन क्या? हाँ 623 हाँ, यहाँ पे क्या होगा जी? आपको मिलेगा वो Na और फिर डाल देते हैं H प्लस, फिर में HCl डाल देते हैं तो फिर ये Na जाएगा और बेसिकली फिनॉल बनाने का तरीका है, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन चैप्टर both for NEET and JEE. You can see in last year also paper, you can get this question on this. उससे पहले भी चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा, नीट ये दोनों मिल जाएगा। इसी के ऊपर वहाँ फिर आए क्वेश्चंस बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या है इसी विषय नहीं करना क्या है, एक्टिविटी की बात है। हाँ राइट, ये सीएल को यहाँ से निकालना है। हम कब बोलेंगे मोर रिएक्टिव है, जितना आसानी सीएल यहाँ से जाएगा। अगर मैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर दो चीजें ऐड कर सकता हूँ, सुमित क्या क्या ऐड कर सकता हूँ मैं इस बेंजीन रिंग के ऊपर, मैंने क्या बोला अभी, 4 चीजें ऐड कर सकता हूँ। कौन कौन सी 4 चीजें? मैंने बोला 2 चीजें हम ऐड कर सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। राइट, इससे क्या इफेक्ट होने वाला है, इसकी रिएक्टिविटी कैसे बदलने वाला है इस कंपाउंड, है ना। इफ यू ऐड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर इस बेंजीन रिंग में आप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ऐड कर दोगे तो इसका रिएक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो, मतलब जैसे NO2 हो गया, NO2 से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -M दिखाएगा, -I -M डबल डबल माइनस, तो उससे रिएक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा? रिएक्शन जल्दी होगा कि लेट होगा? ये तो है एग्जांपल, एक एग्जांपल पढ़ा है, NO2 को ही पढ़ा है ना। जब हम NO2 डालते हैं तो क्या टेम्परेचर घट जाती है ना, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट घटता है तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी। The reverse is true ना। अच्छी बात यह कि आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सब NO2 से ही पूछा गया है। गुड थिंग, जो एग्जांपल हम पढ़ते हैं वैसे ही पूछता है मोस्ट ऑफ, परंतु अगर उसका दिमाग खुल गया ना एग्जाम का तो फिर वो चाहे तो NO2 के बदले कुछ और भी लगा सकता, फंडा तो ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देगा, अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा, फिर डिक्रीज द रिएक्टिविटी, उसका मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जल्दी से रिएक्शन होगा नहीं, पहले मुझको तो और मुश्किल, इसको यहाँ पे ध्यान रखना। तो जितना NO2 आप बढ़ाते रहोगे उतना और आसान रिएक्शन होता है, दैट्स द फंडा। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एनसीईआरटी में, पहले एक NO2 लगाया तो रिक्वायरमेंट हो गया 443 केल्विन, डायरेक्टली 623 से 443 घट गया, फिर और NO2 लगा 2 हो गए तो और टेम्परेचर घट गया, 3 लगाया भाई टेम्परेचर नहीं दिया, बोले वार्म लूप वार्म चलता है, गर्म वार्म मतलब वेरी लेस टेम्परेचर। हमने कितने लिखा था, 60 डिग्री ना, 160 60 लिखा था, 50 लिखा था। अब 50 मतलब क्या, 100 डिग्री भी नहीं। जब पानी को बॉईल करना है हॉट मतलब 100 डिग्री में हॉट करते हैं, वार्म मतलब 50 डिग्री, तो लिखा ही नहीं इसमें तो चल जाएगा। 300 मतलब बहुत पड़ जाएगा।
अब यहाँ पे एक और पॉइंट देखो क्या देखो, ये दो पॉइंट यहाँ पढ़ता हूँ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी में। The presence of electron withdrawing group at ortho and para position increases the reactivity of halogen. कौन सा पोजीशन? ये पोजीशन पढ़ा रहे हो, इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो पैरा। The effect is pronounced when NO2 group is introduced at ortho and para position. However, no effect on reactivity of haloarenes is observed by the presence of electron withdrawing group at meta position. This is a very important point. अब एग्जाम में आपको मेटा पोजीशन पे NO2 दे दिया और फिर पूछा टेम्परेचर एकदम घट जाएगा, आप बोले घटेगा यार, NO2 देगा यार, पर नहीं, क्यों? कौन पोजीशन पे? यहाँ पे घटने का इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा यार, क्योंकि मेटा पोजीशन में मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता नहीं। हम जानते हैं मेटा मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा नहीं, पावर नहीं होता उसको पावर से कहाँ होगा? और पावर पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिया, इतना करंट कर देते हैं यहाँ से रिएक्शन खत्म हो जाएगा और पॉली वाली कंपाउंड से एक कर देते हैं। है हमारे पढ़ाने आपकी इच्छा जो पढ़ने की देख और पढ़ाने की इच्छा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो डायरेक्टली। आप क्लोरीन जोड़ो FeCl3 में या ब्रोमीन जोड़ो FeCl3 Fe, आप बोल सकते हो। कभी Fe दिया कभी FeCl3 दिया रहता है। दोनों केस में क्या होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा? तो कहां जोड़ना? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर आप यही Cl2 जोड़ोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे नहीं करेंगे काम, यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? ऊपर CS3 चाहिए। अगर टोलुइन होता, टोलुइन में अगर आप Cl2 सनलाइट करते तो CS2Cl मिलता है ना, साइड चेन हैलोजनेशन होता। और वही टोलुइन में आप Cl2Fe करेंगे तो बेंजीन रिंग पे स्थिर उठता ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, राइट। और बेंजीन रिंग में करेंगे Cl2H तो 6 मिलेगा, 6 gammaxine, you'll get, you know that, right? You can also do here what? Sulfonation by putting H2SO4. Sulfonation is addition of SO3H and ortho and para position. ये sulfonation और कौन सा नेशन है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालेंगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा। व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, ये है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। एडिशन ऑफ NO2 प्लस नाइट्रेशन के एडिशन ऑफ NO2 प्लस एक और तो और एक पैरा। ऐसे और भी रिएक्शन कर सकते हैं, इधर नहीं दिया ना, और भी दिया। Predill-Crafts alkylation reaction क्या है? कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो आप, CH3 in the presence of anhydrous AlCl3, इसको बोलते हैं Predill-Crafts alkylation reaction। तो यहाँ पे alkylation, अल्काइल ग्रुप जोड़ना है, R प्लस जुड़ेगा, R के यहाँ पे CH3 है तो CH3 प्लस जुड़ेगी कहाँ पे? ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे। और कुछ नहीं? हाँ नहीं ना दिया टेक्स्ट में, रिएक्शन तो और बहुत है, काफी बड़ा है। डन।
ट्रांसफर एनसीईआरटी जो इतने थे हमने कवर कर लिया है। सिर्फ लास्ट में पॉली हैलोजन कंपाउंड, देयर इज वन पेपर 2 पेजेस है ना, 2 पेज का एनसीईआरटी बचा है। पॉली हैलोजन कंपाउंड कल हम स्टार्टिंग में कर लेंगे और उसके बाद कुछ और बातें डिस्कस करेंगे इन चैप्टर। सम मोर रिएक्शन विल डिस्कस, ठीक है। टुमारो विल एंड दिस। थैंक यू।